हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसका पूरा एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि हम क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय यानी कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो, और फिर इसको कैसे कनेक्ट करेंगे इससे, ये परिचय में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि पदार्थ में कुछ आवेशित कण होते हैं। इसके पहले इसके पहले वाले चैप्टर में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो पढ़ा था, और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि कैसे डाल्टन की परमाणु संकल्पना फेल हुई और कैसे लगा कि जो परमाणु हैं वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि अन्य भी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो उसी क्रम में हम जानेंगे कि पदार्थ में कुछ आवेशित कण होते हैं, और जब पदार्थ में आवेशित कण होते हैं तो उसके बाद से परमाणु की संरचना के बारे में हमें पता चलेगा, और उन आवेशित कणों के बारे में पता चलेगा कि आवेशित कण कौन कौन से हैं और उसकी खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की। ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर हम जानेंगे कि परमाणु की संरचना, जब उन आवेशित कणों की खोज हुई तो उसके बाद ये पता लगाना था कि वो जो आवेशित कण हैं वो परमाणु के अंदर कैसे अरेंज हैं, मतलब कैसे उनका क्रम क्या है, कैसे वो व्यवस्थित हैं। तो कैसे व्यवस्थित है, इस चीज़ को जानने के लिए साइंटिस्ट ने, जितने भी वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने अपने अपने परमाणु की संरचना को बताया अपने तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, विभिन्न तरह के मॉडल प्रस्तुत किए। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे टॉमसन का परमाणु मॉडल। कोई वैज्ञानिक थे टॉमसन, जिन्होंने एक मॉडल दिया जिसको कहा गया कि टॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने यही बताया कि जो आवेशित कण हैं, यानी कि जिससे परमाणु मिलके बने हैं, वो किस प्रकार से अरेंज हैं एक परमाणु के अंदर। उसके बाद से इनकी जो संकल्पना थी, क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने जो टॉमसन थे, वो सबसे पहले इन्होंने परमाणु की संकल्पना के बारे में परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। तो उसके बाद से जो इनकी कमियां थी उनको दूर करते हुए एक और मॉडल आया, एक और साइंटिस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने भी एक मॉडल दिया। फिर उनकी भी कुछ कमियां, उनको दूर करते हुए फिर बोर भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक मॉडल दिया परमाणु की संरचना को समझने के लिए। तो ये मॉडल हम पढ़ेंगे, टॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। उसके बाद से हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन क्या है, और फिर जो भी हम देखेंगे कि जो परमाणु हैं उसमें जो आवेशित कण हैं कैसे अरेंज हैं, ये हम सीख जाएंगे इन तीनों मॉडल को पढ़ने के बाद। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है। देखिए, जो आवेशित कण होंगे उसी में से, उन्हीं आवेशित कणों में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सेपरेट तरीके से न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु के अंदर कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हमारा एक अलग टॉपिक आएगा, अलग सा टॉपिक, वो होगा संयोजकता, वैलेंसी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। संयोजकता के बाद से हम पढ़ेंगे कि परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, और उसके बाद से एक अलग टॉपिक हमारा आएगा समस्थानिक तथा संभारिक। तो ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, समस्थानिक तथा संभारिक, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास में हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और थोड़ा सा क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे, जिससे हमें इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके पहले वाला चैप्टर 3 तैयार होना चाहिए। आप सबको बहुत अच्छे से तैयार है, मुझे पता है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। देखिए, हम जैसे एनसीईआरटी हमें ले चलेगा, जैसे ये बुक हमें ले चलेगा, अगर हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो हमारी समझ बहुत ही अच्छी होती जाएगी इसमें। तो हम कुछ भी इसमें अलग से इसमें चीज़ें नहीं डालेंगे, जो जैसे एनसीईआरटी हमें बताएगा वैसे ही हम इस चीज़ों को समझेंगे। तो देखते हैं कि अध्याय 3 में हमने पढ़ा है कि परमाणु पदार्थ जो है वो किससे मिलके बना है, परमाणु तथा अणु से मिलके बना होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा है कि अब परमाणुओं के कारण और पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण ही होता है जिनसे वे बने होते हैं। कि किसी भी तत्व, अब प्रश्न उठता है कि किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। हमने देखा था पहले ही, डाल्टन ने भी बताया था कि एक तत्व का परमाणु जो होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न भिन्न होता है। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने यही कहा था कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण हैं।
तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और हम अपरमाणु कणों के बारे में, मतलब उससे भी छोटे कणों के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने देखा अभी ओवरव्यू में कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जब डाल्टन ने ऐसा कहा था कि परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है, तो उसके बाद से कुछ चीज़ें थी जिनको समझना वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था। जब वो परमाणु की संरचना को अध्ययन करने लगे, चीज़ों को जानने लगे, तो उन्होंने देखा कि परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत ये था कि संकेत था स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत एक प्रकार का आकर्षण बल है। क्लास अर्थ में आप लोगों ने पढ़ा है कि स्थिर वैद्युत बल क्या है। तो ये स्थिर वैद्युत बल किसी भी पदार्थ के अंदर या परमाणु के अंदर जो होता था, स्थिर वैद्युत बल होता था। तो वो कैसे होगा, क्योंकि ये आवेशित कणों में ही स्थिर वैद्युत बल काम करता है। और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन, मतलब अगर कोई भी पदार्थ जो है विद्युत चालन करता है और वो परमाणु से मिलकर बना है, तो कैसे विद्युत चालन करेगा, जबकि परमाणु सूक्ष्मतम कण है, उनमें अगर कुछ भी आवेश नहीं होगा तो वो कैसे विद्युत का चालन कर पाएगा। तो स्थिर वैद्युत बल तथा विद्युत का चालन, ये दो कारण थे जिनके वजह से ये हुआ कि परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि डाल्टन ने क्या कहा था और क्यों डाल्टन के कॉन्सेप्ट, डाल्टन की जो थियरी थी वो ब्रेक हो रही थी, और क्यों ऐसा लग रहा था कि परमाणु जो है, परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण मौजूद हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ये वाला क्रियाकलाप हम क्लास अर्थ में भी कर चुके हैं, क्लास अर्थ का साइंस जब हम पढ़ रहे थे। अभी हम फिर से इस क्रियाकलाप को देखेंगे कि सूखे बालों पर जब आप कंघी करते हैं, क्या कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। मतलब जब सूखे बालों पे आप कंघी करते हैं तो कंघी पे कुछ ना कुछ आवेश आता है, और जब आप कागज़ के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों को उस कंघी के पास ले जाएंगे तो वो उसमें आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आवेश होगा और थोड़ा सा अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण आपको दिखेगा वहाँ पर। ये आप पेन के साथ भी कर सकते हैं। पेन को अपने बाल पे घिसिए, सूखे बाल होने चाहिए, और उसके बाद से पेन उसको वो कागज़ को उठाने की कोशिश करिए, तो ये होता है। कांच की एक छड़ सिल्क के एक कपड़े पर रगड़िए, यही वाला सेम चीज़, और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए, क्या होता है। तो जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तो आप देखेंगे कि दो वस्तुएं आपस में रगड़ने से उनमें क्या होता है, आवेश आ जाता है। और ये आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि जो परमाणु हैं वो विभाज्य हैं, और ये क्या है, आवेशित कणों से मिलके बने हैं। मतलब अगर परमाणु, पहले कहा गया, डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य हैं, तो जब अगर परमाणु अविभाज्य होते तो वो आवेशित कैसे हो जाते। मतलब आवेश तो तभी जनरेट होगा ना जब उसमें कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऐसा कुछ होगा जो आवेश को यहाँ से वहाँ ले जाएगा, तभी तो आवेश जनरेट होगा। तो इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट का नाम हम जानेंगे जिन्होंने आगे इस खोज को बढ़ाया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो जे टॉमसन ने पता लगाया था सबसे पहले। जे टॉमसन एक वैज्ञानिक है, देखिए यहाँ पे जे टॉमसन, इन्होंने पता लगाया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि वो विभाज्य हैं और उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कहा था जे टॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन की खोज के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ही गोल्डस्टीन भी एक वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन, जिन्होंने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की। और उन्होंने क्या कहा, कैनाल रे, उसको कैनाल रे नाम दिया, कैनाल किरणें, मतलब कैनाल किरणें। और इनको इन्होंने कहा कि ये धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसका नाम दिया गया प्रोटॉन। मतलब कैनाल किरणों की खोज की और ये कहा कि ये धनावेशित होते हैं। तो गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन की खोज की, उसके बाद टॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो दो अपरमाणु कण खोजे गए, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पे
प्लस आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाया गया, यहाँ देखिए, हाँ, इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया ई माइनस और प्रोटॉन को P प्लस द्वारा दर्शाया जाता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश जो होता है +1 होता है, +1 लिया जाता है। प्रोटॉन पे अगर हम देखें, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1 इकाई यानी 1 यूनिट और आवेश +1 लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश जो होता है उस पर -1। तो 2 कणों की खोज हो गई। एक गोल्डस्टीन ने कैनॉल किरणों के द्वारा प्रोटॉन की खोज की, और बताया कि प्रोटॉन किरणें जो होती हैं, प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित है और इस पर क्या है +1 आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है -1 आवेश माना जाता है। ऐसा हुआ 19वीं शताब्दी में। ऐसा पता चल गया था कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य हैं, और वो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, और बताया था कि इस पे माइनस आवेश होता है। और प्रोटॉन की खोज की थी आपकी ई गोल्डस्टीन, कैनॉल किरणों की खोज की थी, और जिससे प्रोटॉन का पता चला था। और प्रोटॉन पे क्या होता है +1 आवेश होता है। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी तक क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस में होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो ऐसा मान लिया गया कि परमाणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बने हैं, और ये जो परस्पर आवेशों को संतुलित कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन पे -1 आवेश है और प्रोटॉन पे +1 आवेश है। इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे देखा था, ये इलेक्ट्रॉन और ये आपका प्रोटॉन। तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। आवेशों को संतुलित करने का मतलब कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो आवेश संतुलित होगा। और ये जो प्रोटॉन है वो परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। मतलब प्रोटॉन जो होते हैं वो भीतर होते हैं। अगर परमाणु की हम बात करते हैं, परमाणु की संकल्पना की बात करते हैं, तो अगर ये परमाणु है तो प्रोटॉन यहाँ पे सबसे भीतर होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर होगा। देखिए, ऐसा माना गया 20वीं शताब्दी के अंदर, जब परमाणु के बारे में और अध्ययन हुआ और दो अपरमाणु कणों की खोज हुई, जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो ऐसा कहा गया कि ये जो इसका अरेंजमेंट है परमाणु के अंदर, वो कैसे होगा कि परमाणु अंदर की तरफ होंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को आसानी से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये अंदर की तरफ थे। अब ये प्रश्न उठता है कि जब ये परमाणु की संरचना किस प्रकार, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से अरेंज होंगे आपके परमाणु के अंदर। तो हमने ये तो देख लिया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण नहीं है। 2 साइंटिस्ट के नाम हमने जाने, जे टॉमसन एंड ई गोल्डस्टीन। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और ई गोल्डस्टीन ने क्या की, कैनॉल किरणों की खोज की थी। और कैनॉल किरणों को बताया था कि उन्होंने धनावेशित, उसके बाद से उसी से हमें प्रोटॉन का भी पता चला था। तो और फिर पता चला कि जो ऐसा माना गया कि जो परमाणु है वो किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है। और प्रोटॉन जो है वो भीतर की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, लेकिन प्रोटॉनों को निकालना आसान नहीं होता है। तो इतनी जानकारी के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम देखते हैं कि कैनॉल किरणें क्या हैं। तो बताइएगा आप लोग, कैनॉल किरणें क्या है। तो कैनॉल किरणें क्या है, इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। तो आप कहेंगे कि ई गोल्डस्टीन ने इस 1886 ईस्वी में कैनॉल किरणों की खोज की थी, और इसी आधार पे उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। कैनॉल किरणें जो होती हैं वो धनावेशित होती हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, यदि हम किसी परमाणु की बात करते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, तो उन पे आवेश होगा या नहीं होगा। तो ये आप लोग बताएंगे कि उस पर आवेश होगा या नहीं होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज होते हैं परमाणु के अंदर, वो एक दूसरे को कैसे करते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन है,
तो उस पर क्या आवेश होगा? अगर ये परमाणु है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आवेश क्या होगा? आप लोग बताएंगे इसको। अब हमारा अगला टॉपिक है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, तो इसे भी हम एक संरचना को कम से कम जानते हैं। देखिए, जब हमने ये देख लिया कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उसके बाद से हमने जाना कि उन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण अभी तक हमें ज्ञात हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। तो अब इस चीज़ को समझना था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो परमाणु के भीतर हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, मतलब परमाणु में इनकी व्यवस्था क्या है, परमाणु के अंदर इनकी व्यवस्था कैसे है। तो इसका अध्ययन करने के लिए टॉमसन सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो ये टॉमसन थे, जिन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु का, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया कि परमाणु जो होगा वो ऐसा हो सकता है। सबसे पहले टॉमसन ने, तो ये बहुत बड़ा काम था उनका, इसीलिए इनको अभी तक याद किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किया। तो टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में कि जो परमाणु है वो क्या है। खरबूज आप लोगों ने तरबूज देखा होगा, तरबूज को देखा होगा, तरबूज में बीज होते हैं, तो ये देखा होगा आपने। तो इन्होंने क्या बताया टॉमसन ने कि जो परमाणु है वो उसका जो उसमें धनात्मक भाग है वो क्या है, पूरा तरबूज जो है वो क्या है, धनात्मक गोला, एक गोला है। पूरा तरबूज जो है वो परमाणु जो है वो एक गोला है, धनात्मक भाग जो होता है वो एक गोला है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो वो सीड होते हैं, जो बीज है उसमें काले काले बीज, वो इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरा धनावेशित, एक परमाणु क्या है, पूरा धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए। ऐसा किसने कहा था? कि टॉमसन ने बताया था कि अगर हम यहाँ पे देखिए ये संरचना आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या कहा कि तरबूज के गोले की कल्पना कीजिए आप। एक तरबूज को अगर आप बीच से काटेंगे तो जो पोर्शन आएगा आपका, तो जो रेड वाला भाग है, जो खाने वाला भाग रहता है, वो क्या है, धनात्मक गोला है। तो पूरा परमाणु ऐसे ही बना है कि परमाणु क्या है, धनात्मक गोला है, चारों तरफ धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि ऋण आवेश जो है वो उसमें बीच बीच में धंसा हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाली संरचना है। तो यही था टॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने यही मॉडल दिया था। टॉमसन क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे, जे टॉमसन। इनका परिचय दिया है कि 1856 से 1940, ये आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अभी हमने देखा इसके पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में क्या हुआ था, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1906 में। किस लिए दिया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था। भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स का नोबेल मिला था इनको, जे टॉमसन को। तो इन्होंने क्या प्रस्तावित किया था? तो पहला इन्होंने बताया था, पहली चीज़ इन्होंने बताई थी कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें धंसे होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब दोनों के परिमाण समान होते हैं, जितना ऋणात्मक उतना ही धनात्मक। इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इन्होंने ऐसा कहा था टॉमसन ने। तो टॉमसन का मॉडल हमने देख लिया। तो टॉमसन ने क्या कहा था? पहला तो इन्होंने कहा कि जो धन आवेशित गोले के समान होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब जितना ऋणात्मक होता है उतना ही धनात्मक होता है। तो वो जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। तो इन्होंने क्या कहा, इसकी व्याख्या की कि परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की। किंतु कई वैज्ञानिक ऐसे थे जिनके द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए गए परमाणु पे, तो ये हमेशा परमाणु जो है उदासीन नहीं आया। तो ये हर चीज़ को समझा नहीं पाए टॉमसन ने। तो इनका मॉडल बहुत हद तक, कुछ हद तक तो समझाया इन्होंने, लेकिन बहुत हद तक नहीं। तो इनके मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड के मॉडल और बोर के मॉडल को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।
तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा और समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे बताएंगे। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया और पसंद आया ये लेक्चर, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।